बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य स्नेहवीर गोसाई की लिखी कहानी रोजा और फ्रीडा। सेंट माइकल अस्पताल में रोजा ही एक ऐसी नर्स थी जो ड्यूटी खत्म होने के बाद भी अक्सर रुक जाया करती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे घर में उसका इंतज़ार करने वाला कोई नहीं है। उसके कॉन्वोकेशन में शामिल होने के लिए कोच्चि से उसके मम्मी पापा दिल्ली के लिए निकले तो थे, लेकिन कभी पहुंच नहीं पाए। उस एक्सीडेंट ने महज 22 साल की रोजा को तोड़ कर रख दिया। उन दर्दनाक यादों से पीछा छुड़ाने के लिए खुद को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी रोजा। कभी मरीजों के साथ बात करती, कभी उन्हें मलयाली गाने सुनाती। उन्हें कुछ समझ तो नहीं आता था, लेकिन अस्पताल में महीनों से पड़े मरीजों को जब कोई अपनापन जताता था तो वो उनके लिए अपने जिंदा होने का एहसास होता था। रोजा का घर तो था, लेकिन 2 कमरों का वो किराए का मकान उसके लिए सिर्फ रैन बसेरा था। उसके खाली वक्त की सबसे पक्की सहेली थी फ्रीडा आंटी। पेशेंट फ्रीडा जेकब से कब वो उसकी फ्रीडा आंटी बन गई, उसे पता ही नहीं चला। उम्र के 70वें साल में फ्रीडा आंटी का जिस्म लकवे का शिकार हो गया था। जब फ्रीडा आंटी ने हिम्मत नहीं हारी तो लकवा हिम्मत हारने लगा। उनकी सेहत तेजी से बेहतर होने लगी। रोजा ने दिन रात करके फ्रीडा आंटी का ख्याल रखा। अस्पताल की सबसे उम्र दराज नर्स सिस्टर प्रिया उसको समझाती, देखो रोजा, जितनी तुम्हारी ड्यूटी है उतना तुम करो। पेशेंट से फीलिंग जोड़ोगी तो बाद में तकलीफ होगी बेटा। रोजा बड़े प्यार से पूछती, अच्छा, जब मैं बीमार हो जाती हूँ तो आप इतनी फिक्र क्यों करती हैं मेरी? सिस्टर प्रिया प्यार में लिपटे फिक्र भरे अंदाज में कहती, क्योंकि तुम खरगोश के बच्चे जैसी हो। तुमको देखती हूँ ना तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। बस बात इससे आगे नहीं बढ़ती। हॉस्पिटल में फुर्सतों में होने वाली खुसफुसाहट में अक्सर हेड नर्स प्रिया के एक पेशेंट से अफेयर की चर्चा होती। बात उन दिनों की थी जब सिस्टर प्रिया अस्पताल में नई नई आई थी। कहीं सुनी के हिसाब से एक मरीज की जी जान से सेवा करके वो उसे मौत के मुंह से वापस लाई थी। महीनों उस लड़के की तीमारदारी करते हुए उन्हें उससे प्यार हो गया था। इस रिश्ते को न तो उनके काम ने स्वीकार किया, न समाज ने, और न ही लड़के के घर वालों ने। उन्होंने अपने रिश्ते को आईसीयू में पड़े किसी मरीज की तरह धीरे धीरे मरते हुए देखा। बस उसके बाद वो बदल गईं, कठोर हो गईं। रोजा के मम्मी डैडी के गुजर जाने के बाद वो एक तरह से उसकी अनबोली गार्जियन बन गई थी। उन्होंने रोजा को कई बार समझाया, तुम फ्रीडा से बहुत ज्यादा अटैच हो गई हो बेटा, जब वो यहाँ से जाएगी तुमको बहुत तकलीफ होगी। मगर रोजा नहीं मानी। अपने अकेलेपन का वो क्या करती? अपनी तन्हाइयों, अपनी खुशियों, अपनी मुस्कुराहटों को वो फ्रीडा के साथ बांट आती। पिछले 1 साल से तीमारदारी करते हुए फ्रीडा से उसे बहुत लगाव हो गया था। वार्ड में दाखिल होती हुई रोजा को देखकर फ्रीडा ने तेजी से अपना हाथ हिलाया। एंटनी मंडे को यूएस से वापस आ रहा है, मुझको लेने। फ्रीडा के बेटे के आने के बारे में और फ्रीडा के जाने के बारे में सुनकर रोजा के चेहरे पर छाई ताजे गुलाब सी मुस्कुराहट सूखी पंखुड़ियों सी तितर बितर हो गई। एंटनी के वापस आने की खबर से हेड सिस्टर प्रिया को थोड़ी खुशी भी हुई और थोड़ा गम भी। उन्हें रोजा से वही लगाव हो गया था जो रोजा को फ्रीडा से। रोजा माँ तलाश रही थी और प्रिया एक बेटी। रोजा के फ्रीडा से घुलने मिलने के कारण उसे कभी कभी जलन भी होती थी, क्योंकि प्यार जब दिल के दरवाजे खोलकर भीतर आता है तो पीछे दरवाज़ा खुला ही रह जाता है। फिर उसके पीछे कई और जज्बात भी चुपके से भीतर चले आते हैं। डॉक्टरों ने जब फ्रीडा की पैरालिसिस को लाइलाज बता दिया था, तब उनका बेटा एंटनी अपनी मां को रोजा के हवाले छोड़कर वापस यूएस चला गया था।
लोगों ने फ्रीडा को बहुत समझाया था कि उनका बेटा स्वार्थी है, लालची है और उसकी नज़र सिर्फ उस घर पर है जो आज भी फ्रीडा के नाम से है। लेकिन फ्रीडा एक फीकी मुस्कुराहट के साथ कहती, अगर दुनिया की कोई भी कीमती चीज़ बेचकर बेटे का प्यार हासिल होता है तो सौदा बहुत सस्ता है। मुझे सिर्फ 2 गज ज़मीन चाहिए, उस घर का क्या करूँगी मैं। लोग उन्हें समझाना चाहते थे और वो तो एक बार को समझ भी जाती, लेकिन उनके अंदर की माँ को कौन समझाता। वक्त की पाबंद रोजा जिंदगी में पहली बार सारी घड़ियों को तोड़ देना चाहती थी। मंडे को फ्रीडा आंटी चली जाएंगी। फिर सर्दियों की धूप में अस्पताल के लॉन में बैठकर वो किसका जूड़ा बनाएगी। गर्मियों की शामों में देर तक वो किसको टहलाएगी। अपने हाथ का बना हुआ मशरूम सूप वो किसे पिलाएगी। रोजा की दुनिया उजड़ने को थी, लेकिन अगर एंटनी अपनी माँ को अपने साथ ले जाता है तो उसके भगवान से भी शिकायत करने की कोई वजह नहीं बचती है। रोजा, मैं एंटनी के लिए केक बनाना चाहती हूँ। व्हीलचेयर पर बैठी फ्रीडा ने खिड़की से बाहर मेन गेट की तरफ देखते हुए कहा। रोजा उनकी तरफ देखने लगी। उन नज़रों में सवाल था जिसे फ्रीडा ने उसके बगैर पूछे ही पढ़ लिया। वो मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ मैं समझती हूँ, मैं तुझे रेसिपी बता दूंगी, तू बिल्कुल वैसे ही फॉलो करके केक बना देना। हाथ तेरे होंगे लेकिन दिल तो मेरा ही होगा ना। उसने ऐसे केक बनाया जैसे अपने बच्चे के लिए केक बना रही हो। फ्रीडा की कोई बात टालना नहीं चाहती थी वो। अचानक वार्ड में हाथों में पेपर्स लिए एंटनी दाखिल हुआ। ममा, आपका सामान तो रेडी है ना, हमें अभी निकलना है। एंटनी डिस्चार्ज की सारी कार्यवाही करके आया था। फ्रीडा ने एंटनी की तरफ बड़े प्यार से देखा और कहा, केक तो खा ले बेटा। रोजा दूर से माँ बेटे को देख रही थी। दोनों में कुछ बात हुई और एंटनी फ्रीडा को लेकर निकल गया। उसके जाते ही टेबल पर रखा केक और कोने में खड़ी रोजा दोनों बेरस और बेजान हो गए। कभी कभी रोजा के मन में यह ख्याल भी आता था कि काश फ्रीडा अस्पताल में रुक जाए, लेकिन तभी अचानक वो सोच में पड़ जाती कि वो उन्हें दुआ दे रही है या बद्दुआ। इस अस्पताल में ऐसे कई मरीज थे जो बस अस्पताल के ही होकर रह गए थे। उनके महीने का खर्च उनके बच्चे भेज दिया करते थे। कभी कभार ही ऐसा करिश्मा होता था जब कोई अपने माँ बाप को वापस लेने आता था। फ्रीडा आंटी बहुत लकी हैं जो उनका बेटा उनको वापस ले गया। ऐसी कितनी ही दलीलें थीं फ्रीडा के जाने के बाद जो रोजा अपने दिल को दे रही थी। अस्पताल के लॉन में फ्रीडा की जगह खाली थी और रोजा अपने मन को बस दलीलों में उलझाए रखना चाहती थी। मेरे बच्चे, मैंने तुझे कितनी बार समझाया, तुझे तकलीफ होगी, कहा था ना। रोजा को पता ही नहीं चला कब हेड नर्स प्रिया उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। देख, एक नर्स का मन पक्का होना बहुत ज़रूरी है। हम तकलीफ को दूर करते हैं, तकलीफ को पालना हमारा काम नहीं है। हेड नर्स प्रिया के रिटायरमेंट में सिर्फ 2 साल बचे थे। उनके बालों में तजुर्बे की रंगत थी। मैं जानती हूँ इतना आसान नहीं होगा, लेकिन दिल पक्का कर और भूल जा बेटा। इतना कहना था कि रोजा हेड नर्स प्रिया से लिपट लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। आंसू तो नर्स प्रिया को भी आ रहे थे, लेकिन अब वो पक्की नर्स बन चुकी थीं और एक नर्स का काम इस वक्त भी तकलीफ दूर करना ही था। उस पूरे दिन रोजा गुमसुम रही। आज न वो गीत गुनगुना रही थी और न कहीं खिलखिलाहट के मोती बिखेर रही थी। अस्पताल में सभी लोग रोजा की उदासी का कारण जानते थे, इसलिए किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा। हेड नर्स प्रिया ने बहुत कोशिश की कि रोजा का मन बहल जाए। उसे छुट्टी देने की पेशकश की, जिसे उसने ठुकरा दिया। टिफिन में उसका फेवरेट सांभर वड़ा बनाकर लाई, जिसे उसने भूख न होने का बहाना करके छोड़ दिया। यहाँ तक कि उसके लिए किसी मलयालम फिल्म के 2 टिकट भी ले आई, लेकिन रोजा यूं बिखरी हुई थी जैसे किसी माला से टूटकर मोती बिखर जाते हैं। प्यार भी अनोखी चीज है। हम जिसे प्यार करते हैं बस उसी का ख्याल रखते हैं, मगर जो हमसे प्यार करता है उसकी कोई सुध नहीं लेते, कोई परवाह नहीं करते। ड्यूटी खत्म होने के बाद खालीपन एक बार फिर से रोजा को घेर कर बैठ गया।
रोजा उसी अस्पताल के लॉन की उसी बेंच पर बैठ गई जहां वो फ्रीडा के साथ अक्सर बैठा करती थी। पीछे से आती हेड नर्स प्रिया की आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा। फ्रीडा का कुछ सामान रह गया है, क्या तुम उसके घर ये सामान दे के आ सकती हो रोजा? फ्रीडा के जाने से आखिर क्यों उदास थी रोजा? शायद उनके जाने से रोजा को अपनी जिंदगी का खालीपन साफ दिखाई देने लगा था। वो किसी भी तरह इस खालीपन को भरने के लिए छटपटा रही थी। इसी छटपटाहट में उसने फ्रीडा के घर की घंटी बजाई। उस रोज फ्रीडा से मिलते ही रोजा समझ गई कि घर में कुछ ठीक नहीं है। फ्रीडा का घर एक अजीब सी उदासी में डूबा हुआ था। रोजा को अपने सामने देखकर उनकी आंखें भर आईं। उसको गले लगाते हुए वो बोली, मैंने तो सोचा था कि अब तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। रोजा मुस्कुराहट के पीछे अपनी तकलीफ को छुपा रही थी। अच्छा, तो ये सामान क्यों छोड़ के आई थी हॉस्पिटल में? फ्रीडा भी मुस्कुराने लगी, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे एक गहरी तड़प छुपी थी। उनकी छलकती हुई पलकें ज्यादा देर तक रुक नहीं पाईं। एंटनी मुझे यूएस ले जाना चाहता है, ये पेपर दिए मुझको साइन करने के लिए। रोजा ने पेपर्स की तरफ देखकर कहा, क्या है इन पेपर्स में? फ्रीडा बोली, इस घर को बेचने का अग्रीमेंट है। इन पेपर्स को बैंक में जमा करके घर खरीदने का लोन सैंक्शन होगा। एंटनी अगले महीने वापस आकर घर बायर के हवाले कर देगा। रोजा के आंसुओं ने भी उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था। वो खींच के बोली, अब तो आप समझ गई ना कि क्यों आया था वो? आप जा क्यों रही हैं उसके साथ? आप उसकी माँ हैं, उसकी मर्जी की गुलाम नहीं हैं। आंटी, आपको महसूस नहीं होता कि वो आपके साथ गलत कर रहा है? मुझे नहीं लगता कि वो यूएस जाके आपके साथ अच्छा बिहेवियर करेगा। फ्रीडा अब भी अपने बेटे को सारे इल्जामों से बचा लेना चाहती थी। रोजा, मैं भी नहीं चाहती कि ये घर बिके, लेकिन मेरे पास साइन न करने की कोई वजह नहीं है। एंटनी ने कहा है कि वो मुझको अच्छे से रखेगा, और फिर ये घर उसी का तो है। कल तो उसकी बीवी शारन ने भी फ़ोन किया था मेरे मोबाइल पे, कह रही थी मम्मी जल्दी आ जाइए, अब मन नहीं लगता। रोजा जानती थी कि फ्रीडा झूठ बोल रही हैं। बैग से उनका फ़ोन निकालते हुए बोली, आपका फ़ोन हॉस्पिटल में छूट गया था। फ्रीडा को पता नहीं था कि उनका झूठ इतनी आसानी से पकड़ा जाएगा। अब कोई दलील उनके पास नहीं बची थी। लाचारी और बेबसी उनके चेहरे पर तैरने लगी। फ्रीडा के लिए लाए गुलदस्ते को उनकी गोद में रखकर रोजा गुस्से में बोली, मैं जानती हूँ आप मेरी बात नहीं समझेंगी, और मैं होती कौन हूँ आपको समझाने वाली? आप एंटनी के साथ जाना चाहती हैं, जाइए, बस ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि आपको वहाँ बहुत खुश रखे। कहते कहते उसका चेहरा लाल हो गया। फ्रीडा ने कहा, मुझे एयरपोर्ट पे मिलने आओगी ना रोजा? रोजा ने पलकों में आंसुओं को संभालते हुए कहा, नहीं आंटी, मैं नहीं आऊंगी। रोजा के जाने के बाद फ्रीडा बहुत देर तक उसके बारे में सोचती रही। वो अब भी अपने और रोजा के बीच मौजूद रिश्ते को समझने की कोशिश कर रही थी। अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाने के बाद भी कुछ तो था जो उन्हें रोजा से जोड़े हुए था। एक नर्स ही तो थी रोजा, लेकिन पिछले 1 साल में उसने फ्रीडा को जीने की नई उम्मीद दी थी। अपने पति जेकब के गुजर जाने के बाद फ्रीडा के पास जीने की वजहें कम होती चली गईं। अकेलापन कभी न ठीक होने वाले घाव की तरह उनको तकलीफ देने लगा था, लेकिन रोजा की मुस्कुराहटें उनके लिए दवाई बन गईं। वो रोज उनके सरहाने के पास ताज़े फूल रख दिया करती। ऐसा वो सभी मरीजों के साथ करती थी। फ्रीडा को यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि 22 साल की जिस लड़की के माँ बाप की हादसे में मौत हो गई थी, वो इतनी जिंदा दिल कैसे हो सकती है। एक कशिश थी रोजा में जिसने फ्रीडा को फिर से जीना सिखा दिया। पिछले 1 साल में रोजा उनके लिए सिर्फ एक नर्स, एक केयर टेकर से कुछ ज्यादा हो गई थी। देर रात वो फ्रीडा के बेड के पास आकर दवाई चेक करती। दवाई न खाने पर अक्सर डांट भी देती थी। आंटी, आपको दवाई नहीं खानी तो आप हॉस्पिटल क्यों आए? फ्रीडा चिढ़कर कहती, ये दवाई बहुत कड़वी है, मेरे गले में अटकती है, मैं नहीं खाऊंगी। रोजा शरारत भरे अंदाज में कहती, अगर इसके बाद चॉकलेट पेस्ट्री मिले तो भी नहीं। दवा खाने के बाद दोनों लाइट ऑफ करके चॉकलेट पेस्ट्री का मजा लेते। पता ही नहीं चलता था कि कौन बच्चा है कौन बूढ़ा। हेड नर्स प्रिया ने कई बार दोनों को चोरी छिपे चॉकलेट पेस्ट्री और वनीला केक खाते पकड़ा था, लेकिन वो भी दिल के हाथों मजबूर थीं।
उन्होंने कभी फ्रीडा को माफ कर दिया, कभी रोजा के बचपने को नजरअंदाज कर दिया। अलार्म की तेज आवाज से फ्रीडा का ध्यान टूटा। उन्होंने घड़ी में सुबह 5:30 बजे का अलार्म लगाया था। ये वही वक्त था जब रोजा उनके सिरहाने पर फूल रखा करती थी। उन्होंने रोजा को फ़ोन लगाया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गईं। फ़्लाइट कुछ घंटों बाद जाने वाली थी। एयरपोर्ट पर उनकी आंखें भीड़ में किसी अपने को तलाश कर रही थीं। वो आंखें किसी भी तरह हार मानने को तैयार नहीं थीं। तभी भीड़ में उनको एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। उनसे आखिरी बार मिलने के लिए रोजा एयरपोर्ट आई थी। एयरपोर्ट पर रोजा को देखकर फ्रीडा की आंखें भीग आई थीं। चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे गीली हवा का झोंका उन्हें छू कर गुजरा हो। माइक पर कैलिफोर्निया जाने वाली फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो रही थी। फ्रीडा का हाथ अपने हाथों में लेकर रोजा उनकी बगल वाली सीट पर बैठ गई। कुछ देर तक दोनों में कोई बात नहीं हुई। जाने से पहले दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जज्ब कर लेना चाहते थे। वहाँ से कुछ दूरी पर खड़ा एंटनी लगातार किसी से फ़ोन पर बातें किए जा रहा था। फ्रीडा ने रोजा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने आकर मेरा यकीन मजबूत कर दिया रोजा। रोजा ने मुस्कुराहट का जवाब देते हुए पूछा, कौन सा यकीन? फ्रीडा ने कहा, मुझे यकीन था कि मेरा प्यार तुम्हें यहाँ तक खींच लाएगा। एंटनी के फ़ोन रखते ही उसका फ़ोन एक बार फिर बज उठा। फ़ोन उठाते ही उसके चेहरे की रंगत बदलने लगी। फ़ोन रखकर वो फ्रीडा के पास आया और गुस्से में बोला, मम्मी आप वो पेपर साइन करना भूल गई? आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट पेपर थे वो? फ्रीडा के चेहरे पर पक्के इरादे की झलक थी। वो बोली, मैं पेपर पर साइन करना नहीं भूली एंटनी। मैंने जानबूझकर पेपर पे साइन नहीं किए। ये घर तुम्हारे पापा ने बनवाया था। मैं जीते जी इसको बिकता हुआ नहीं देख सकती बेटा। मैं चाहती हूँ मेरे जाने के बाद ये घर किसी ज़रूरतमंद के काम आए। एंटनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये क्या हो गया है आपको? 1 महीने पहले तो सब कुछ ठीक था। मैंने कितनी मेहनत करके बायर ढूंढा, सारा पेपर वर्क किया, और अब आप कह रहे हो मेरे को घर नहीं बेचना? एंटनी ने रोजा की तरफ देखा और बोला, मुझे लगता है आपको किसी ने भड़काया है। प्यार का झूठा नाटक दिखा के घर अपने नाम कर लेना चाहते हैं। इन लोगों की मीठी मीठी बातों में आके ही आप मेरे खिलाफ हो गई हैं। मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है मॉम। कुछ देर तक तो रोजा बर्दाश्त करती रही, लेकिन एंटनी की तेज होती आवाज के आगे उसका सब्र जवाब दे गया। जब 1 साल तक तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में पड़ी रही तब तुम्हारी फिक्र कहाँ थी? क्या कहा था तुमने? मम्मी आपको बहुत अच्छे से रखूंगा। अब क्या हो गया? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम सिर्फ घर बेचने के लिए वापस आए थे? एंटनी को इतने सीधे हमले की उम्मीद नहीं थी। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, लाउडस्पीकर पर एक बार फिर कैलिफोर्निया वाली फ्लाइट का अनाउंसमेंट हुआ। एंटनी ने फ्रीडा का बैग उठाते हुए कहा, अच्छा घर वाला मामला बाद में देख लेंगे, अभी चलिए आप, फ्लाइट छूटने वाली है। एंटनी ने पीछे मुड़कर देखा, फ्रीडा वहीं बैठी थी। उसने एक बार फिर कहा, जल्दी करिए, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। फ्रीडा ने रोजा का हाथ पकड़कर कहा, तुम जाओ एंटनी, तुम्हारी फ्लाइट छूट रही है। मैं यहीं रहूंगी अपने परिवार के साथ। बस इतनी सी थी ये कहानी।